नमस्कार, आप इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। और आज लोकतंत्र में आपके लिए क्या है खास, क्योंकि यही वो कार्यक्रम है जहां पर हम आपकी बातें करते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दों की बातें करते हैं। और आज उन मुद्दों की बातें एक बार फिर करेंगे जिनसे सीधा सरोकार आपका है। आज हम लोकतंत्र में सबसे पहले बात करेंगे एक चिट्ठी की, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगातार सवाल पूछ रहा है, उन्हें दोहरे मापदंड उनके जो है वो याद दिला रहा है। सवाल जायज भी है, एक तरफ आतंक पर वार, दूसरी तरफ पाकिस्तान से प्यार। इसके साथ ही हम जिस मुद्दे पर आज बात करेंगे वो है, मंत्री जी ने बार बार आपको बताते हैं ना कि वैक्सीन मुफ्त दे रहे हैं, धन्यवाद कीजिए, ताली बजाइए, खुश हो जाइए, वैक्सीन का पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब मोदी सरकार में एक मंत्री जी आके बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ी हुई, वही दाम चुका रहे हैं आप वैक्सीन लगवाने का। तो इन सब पर आज रहेगी हमारी तीखी नजर। सबसे पहले अभी की 6 बड़ी खबरें। महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। शोपियां में 2 एनकाउंटर, 5 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने गोलगप्पे वाले के हत्यारे मुख्तार शाह समेत लश्कर के आतंकियों का काम तमाम किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर आतंकी अशरफ को भेजा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से स्पेशल सेल ने आईएसआई के संदिग्ध आतंकवादी को किया था गिरफ्तार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पाकिस्तानी सेनेट चेयरमैन को भेजा न्योता। पीएससी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्दीकी संजरानी को बुलाया गया। दिल्ली में सावरकर पर किताब का विमोचन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया विमोचन। सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने लिखी है किताब। और नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली तलब किया। 14 अक्टूबर को केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से करेंगे मुलाकात। हरीश रावत ने ट्वीट करके दी जानकारी। In association with Colors, make life better. शुरुआत करते हैं आज लोकतंत्र की पहली बड़ी खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की एक चिट्ठी को लेकर एक जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। यह चिट्ठी अगस्त के महीने में लिखी गई थी और इसमें पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी को न्योता भेजा गया है और उन्हें संसद के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में बुलाया गया है। अब इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने तीखे सवाल सरकार से पूछे हैं। अगर सरकार मानती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो फिर निमंत्रण क्यों भेजा गया? मोदी सरकार बार बार यही बात कहती है कि आतंक के साथ किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रख सकते, बातचीत नहीं कर सकते। तो फिर यह न्योता भेजने की क्या रणनीति है? कितनी अजीब टाइमिंग है। एक तरफ चीख पुकार है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों का पार्थिव शरीर घर पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ इन सब के पीछे जो पाकिस्तान है, उसकी सीनेट के चीफ सादिक संजरानी को हिंदुस्तान आने का न्योता भेजा गया है। क्या सही समय लगता है? किसी को भी ये सही समय नहीं लगेगा। एक तरफ जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। क्या उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है? क्या जैसे चीन को क्लीन चिट दिया, ये पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे रहे हैं? ये क्या समय है इस तरह के गुडविल जेस्चर्स का? हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। कांग्रेस का सवाल लाजमी है, क्योंकि न्योता किन परिस्थितियों में मिला, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को न्योता दिया ही क्यों गया। हम कुछ और बातें आपको सुनाना चाहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से कही थी। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी की ये बातें आप भूले नहीं होंगे। ये क्यों कहा गया, किसके लिए कहा गया, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि प्रधानमंत्री जब यूएन में ये सारी बातें कह रहे थे, उससे लगभग महीने भर पहले पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी को भारत आने का न्योता भेजा गया, वो भी एक ऐसे समारोह के लिए जिससे देश की संसदीय परंपरा की गरिमा जुड़ी है। संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम होना है। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी को निमंत्रण भेजा। ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप इस ऐतिहासिक मौके पर गेस्ट ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। 4 और 5 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कई गणमान्य लोग होंगे। उस समारोह में एक ऐसा पाकिस्तानी बैठा होगा, तस्वीर इमेजिन करके ही अजीब लगता है। कहां एक तरफ सच्चे लोकतंत्र वाला मुल्क, उसका नुमाइंदा, उसी महफिल में पड़ोसियों की पीठ में छुरा घोंपने वाला, आतंक को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने वाला इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान का नुमाइंदा। अब सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाएगा कि जिस पाकिस्तान के नाम पर इतनी बातें, जिस पाकिस्तान को हमने दुनिया भर में एक्सपोज किया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उसी पाकिस्तान को न्योता भेज दिया गया? मुझे ताज्जुब भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर रोज भारत के एक समुदाय को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, रोज पाकिस्तान को गाली देते हैं अपनी राजनीति के लिए। पाकिस्तान कश्मीर में आके आतंक फैला रहा है और आज आतंक बढ़ता जा रहा है। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं और स्पीकर साहब वहाँ के सेनेट के चेयरमैन को दावत दे रहे हैं बिरयानी खिलाने के लिए। सवालों की झड़ी लगी है। निमंत्रण भेजे जाने के पीछे क्या बात है? क्यों हमारी पीएसी के 100 साल पूरे होने पर पाकिस्तान को गेस्ट बनाना जरूरी था? क्या वो पाकिस्तान हमारा अतिथि हो सकता है जिसकी वजह से हमारे जवानों की शहादत हो रही है? जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जा रहे, इसका जवाब है नहीं। लेकिन कुछ दूसरे सवाल भी हैं। क्या ये निमंत्रण सरकार की जानकारी में था? स्पीकर की जानकारी से भेजा गया? इन सबका जवाब आना बाकी है। फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि कितनी अजीब टाइमिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। रोज सुन लेते होंगे आप, किसी ना किसी को पाकिस्तान का फ्री टिकट और वीजा बांटने की कवायद करती रहती है एक पॉलिटिकल पार्टी। अगर उनके खिलाफ कोई बोल दे तो कहते हैं चाहिए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से गेस्ट बुला रहे हैं। पाकिस्तान के जो बिन बुलाए मेहमान हमारे देश में आ रहे हैं, उनसे हमारे 5 जो जवान हैं उन्होंने शहीद कर दिया। ऐसे में क्या जरूरत पड़ गई थी? अमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बड़ा मुश्किल सवाल तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हर दूसरे दिन किसी न किसी को उनके नेता पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, चुनाव आते ही पाकिस्तान की लगातार उसके इर्द गिर्द राजनीति करते हैं, सडनली अगर वो खुद न्योता देंगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे कुछ पॉलिसी में चेंज आया है क्या? आतंकवाद के साथ अब बातचीत होगी? देखिए, सवाल तो पूछेंगे, लेकिन जब यही सवाल हमने भी पूछा जो लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटेरिएट है, तो वहां से ये बताया गया कि कोई बायलैटरल के लिए नहीं बुलाया गया है, या सिर्फ अकेले वो देश नहीं है पाकिस्तान जो उस खास अवसर पर आ रहा है, बल्कि जो एक समूह है, जो सांसदों का समूह है जिसमें 60 देश है पूरे, जिसका मेंबर भारत भी है। तो उन 60 देश के तमाम पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, उसमें से पाकिस्तान को बुलाया गया। लेकिन उसमें हमने ये सवाल पूछा, लेकिन लोग तो इस बात को लेकर नाराज हो रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी जो भेजे जा रहे हैं वो हमारे जवानों को मार रहे हैं, हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनको नहीं काटा जा सकता था? तो देखिए, ये सवाल हर कोई पूछेगा, क्योंकि भले आप उसको बायलैटरल टॉक्स ना कहें, बोले कि ये इंटरनेशनल फोरम है तो इसलिए बुलाएं, लेकिन इस कदम को लेकर कहीं ना कहीं आलोचना जरूर हो रही है लोकसभा स्पीकर की, कि ऐसे वक्त पर क्या जरूरत था कि आप उनका नाम रिजेक्ट कर सकते थे या उनको लेटर नहीं भेज सकते थे। भाई हमारे देश से उनका रिलेशन ऐसा नहीं है और वो हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी चिट्ठी के बाद सवाल तो जरूर पूछे जा रहे हैं। भाई, घर में शादी हमारे, हम तय करेंगे कौन मेहमान होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि क्योंकि हमने कार्ड छपवा लिए हैं तो आप सभी को बुला लेंगे, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त। देखिए, कुल मिलाकर सिद्धांत के तौर पर मैं किसी भी देश से बातचीत करने के खिलाफ नहीं हूं, पर एक सरकार जिसने इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली है, उनकी पॉलिसी रही है, तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप उस पॉलिसी से बिल्कुल हट के पाकिस्तान को ऐसे न्योता दे रहे हैं? पाकिस्तान को भारत के इस न्योते पर जनता क्या सोचती है? क्योंकि हमारे लिए आप सबसे खास हैं, आपकी राय सबसे खास है। सुन लीजिए, आप ही में से कुछ लोगों ने हमें बताया।
हमारे कल ही आर्मी से बहुत सारे कुछ जवान शहीद हो गए, तो फिर वो जवान को आप क्या जवाब देंगे कि आप वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इधर में जवान शहीद हो रहे एक साइड में। उन्होंने जो निमंत्रण दिया है ये स्वागत योग्य है और बातचीत होती रहनी चाहिए और इस तरीके की चीज़ों से जो है वो आपसी सद्भावना बढ़ती है। जो है जनता को बोल रहे हो कि जी है हम आंखें दिखा रहे हैं, हम 10 सर ला रहे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, आप उसके जाके दावत खा रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं इंडिया आने का, तो हम किधर जाएं? आप बताइए जनता किधर जाए। बहुत अच्छी बात है कि ओम बिरला जी ने पाकिस्तान को निमंत्रण किया है, हमें निमंत्रण करना भी चाहिए क्योंकि आपस में रिश्ते सुधरने चाहिए। लड़ाई हर घर में होती है, पहले पाकिस्तान भी भारत ही था, अब अलग हो गया है, दो भाई भी अलग हो जाते हैं तो ये थोड़ा ना कभी रिश्ते आपस में अच्छे नहीं होंगे। वो जो वहाँ पर जाकर के मुलाकात करेंगे उनसे तो कोई जरूर बात होगी, दोस्ती की बात होगी, और हमें गुमराह कर रहे हैं। तो ये थी जनता की राय इस पूरे मुद्दे पर। अब मैं एक दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। क्या सोचे थे कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो फ्री मिलेगी? क्या सोचा था कि कोरोना की से जो लड़ाई चल रही है उसको ऐसे ही जीत लिया जाएगा, जेब से बिना कुछ पैसा खर्च करे? इसके लिए बहुत पैसे लगे हैं और जनाब ये जो पैसे हैं ये सरकार नहीं दे रही। अब पोस्टर चाहे सरकार कुछ भी लगा दे लेकिन सरकार नहीं दे रही, आप दे रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चौंकिए मत इस बात पर। केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मंत्री हैं रामेश्वर तेली, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया और बहुत ढंग से खुलासा किया कि ये जो वैक्सीन लग रही है जिसका फ्री में आपको बताया जा रहा है वो फ्री नहीं है, उसका पैसा मैं और आप रोज चुका रहे हैं। और पेट्रोल दाम बेसि नहय, टैक्स लगवा थाके। आपनालोक निश्चय भैक्सिन लैছে, এই ভ্যাকসিনৰ পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব? আপোনালোক তো দিয়া নাই ভ্যাকসিনৰ পইচা। वाह मंत्री जी वाह। इससे पहले कि मंत्री जी को सच से सामना करवाएं, आप इनकी तारीफ जान लीजिए। नाम है रामेश्वर तेली, हिंदुस्तान के केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। जब मंत्री जी से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सवाल पूछा गया तो जनता पर ही एहसान जता दिया। कहते हैं कि पेट्रोल डीजल से वसूली करके देश में फ्री वैक्सीन बांट रहे हैं। और पेट्रोल दाम बेसि नहय, टैक्स लगवा थाके। आपनालोक निश्चय भैक्सिन लैছে, এই ভ্যাকসিনৰ পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব? আপোনালোক তো দিয়া নাই ভ্যাকসিনৰ পইচা। ऐसे में श्रीमान रामेश्वर तेली जी से ये सवाल है कि जो लोग फ्री में वैक्सीन नहीं ले रहे हैं क्या उनके लिए पेट्रोल को सस्ता कर देंगे? अच्छा, तो मंत्री जी ये भी बता दीजिए कि निर्मला सीतारमण ने सरकार के बजट में जो 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे वो कहां गए? देश में अभी तक 96 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अगर एक टीके का औसतन मूल्य 200 रुपए मान लिया जाए तो 19,200 करोड़ रुपए की कीमत आएगी। ऐसे में अभी भी 35,000 करोड़ के बजट में से 15,800 करोड़ रुपए बाकी ही होंगे। ऐसे में आपको पेट्रोल डीजल के जरिए जनता से वसूली करने की जरूरत क्यों पड़ गई? নিয়ন্ত্রণ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যদি ডাউন হয় অটোমেটিক ডাউন হ'ব, এইটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা। কিন্তু এইটো ঠিক যে কিছু ট্যাক্স লগোৱা আছে। আজি ভাৰতবৰ্ষত সবতকৈ বেছি তেলৰ দাম যদি আছে ৰাজস্থানত আছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে ভেটটো হায়েষ্ট যদি ক'ৰবাত লগোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰাজস্থান চৰকাৰে লগাই থৈছে। मंत्री जी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़े, इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। चलिए मान लिया कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम ऑल टाइम हाई है, लेकिन जब ये ऑल टाइम लो थी तब भी आपकी सरकार ने तेल के दाम को कम नहीं किया। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको दिला देते हैं। साल 2014 में कच्चा तेल $106.8 प्रति बैरल था। तब पेट्रोल की कीमत $71.40 प्रति लीटर थी। इसके बाद कच्चे तेल की कीमत $58 प्रति बैरल पर पहुंची और पेट्रोल की कीमत भी नीचे आकर $59 प्रति लीटर गई। इसके बाद कच्चे तेल की कीमत $35 प्रति बैरल आई, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत बढ़कर $61 प्रति लीटर हो गई। साल 2020 में कच्चे तेल की कीमत $21 प्रति बैरल तक गिर गई, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ी $71.26 प्रति लीटर हो गई। अब कच्चे तेल की कीमत $73 प्रति डॉलर है, तो पेट्रोल की कीमत को बढ़ाकर $103.54 प्रति लीटर कर दिया गया है। मंत्री जी, अब जवाब दीजिए कि जब आपकी सरकार के कार्यकाल में ही कच्चा तेल $21 प्रति बैरल गया था तो आपने तेल के दाम कम क्यों नहीं किए? अगर तब दाम नहीं घटाए तो आज कच्चे तेल के भाव की दलील देकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को जस्टिफाई करना बेईमानी है। मंत्री,
तेल के दाम बढ़ने के लिए मंत्री जी राज्य सरकार और वैट को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी को एक और सच से सामना करवाते हैं। साल 2016 में पेट्रोल के लिए एक्साइज ड्यूटी थी $9.48, जो साल 2021 में बढ़कर $32.90 हो गई। साल 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी $3.56, जो मौजूदा वक्त में $31.80 है। 7 साल के अंतराल में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को करीब 4% बढ़ा दिया गया है। डीजल पर आपकी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। जनता जब डीजल पेट्रोल के बढ़ते कीमत पर वजह पूछती है तो ये क्यों नहीं बताते? खैर, टाइम्स नाउ नव भारत तो बताएगा। अधूरे सच को पूरा करना ही पत्रकारिता का धर्म है, और ये धर्म हम तो हमेशा निभाएंगे, चाहे आप निभाएं ना निभाएं। फिलहाल मंत्री जी इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या जो लोग अपने पैसों से वैक्सीन ले रहे हैं, क्या उनके लिए पेट्रोल डीजल के रेट को रिवाइज करेंगे या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब जब मंत्री जी ऐसी बात कहेंगे तो विपक्ष को मुद्दा भी मिलेगा और उन पे हमला करने का एक मौका भी मिलेगा, और विपक्ष कहां चूकने वाला है। जीना बेहाल कर रखा, और वो भी उस महीने में जब देश में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। तो इस तरह के अतार्किक बयान ना दें। एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल पे तुरंत 15 से 20 रुपए प्रति लीटर कम कर दें, तो 20 रुपए प्रति लीटर के पेट्रोल और डीजल दोनों कम हो जाएंगे। ध्यान रहे, पेट्रोल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति। मैं सदन के पटल पे कह चुका हूं कि वेलफेयर स्टेट में देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री। एक कमिटमेंट होता है वेलफेयर स्टेट का अपने सिटीजन के साथ। अगर आप उस कमिटमेंट को नहीं समझते हैं ना, तो आपको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। कहां से ज्ञान लेके कैसे लोग मंत्री बने बैठे हैं, किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अशोभनीय, मर्यादा से परे, संवेदना विहीन। इन सबको एक प्रशिक्षण की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोग के रहने से आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है। यही लोग आपकी लुटिया डुबो देंगे। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप इनमें से कुछ लोगों से हमने बात करी, क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है, तो जाहिर है जनता से इस बारे में पक्ष लेना बहुत जरूरी है। जब से केंद्र सरकार आई है, इनके मंत्रियों का बेतुका बयान आता रहता है, और दिल्ली से बाहर देखे और राज्यों में, इनके राज्यों में भी 112 रुपये लीटर है। और बयान आप इनके देखिए कितना कि फ्री वैक्सीन के लिए हम पेट्रोल का जो है दाम बढ़ा रहे हैं। तो जब आपसे देश संभल नहीं रहा, आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही, तो अब ऐसे अब जो है बयान भी तो मत दीजिए ना। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से उससे क्या मतलब है? स्वास्थ्य मंत्रालय का एक अपना बजट होता है इस तरीके की चीज़ों के लिए। कोई स्वास्थ्य समस्याएं हैं या कोई महामारी है, तो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का अपना बजट होता है। उससे पेट्रोल का क्या लेना देना? सरकार के बारे में सोचता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो बनाया है इन्होंने, आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किया, किसके नाम पर? वैक्सीन के नाम पर। और पेट्रोल के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं ये लोग। जी मतलब कुछ भी मतलब सोच समझ के बोले। अगर ऐसा ही है तो फिर बाद में ये मोदी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा वैक्सीन फ्री है? तो इसका मतलब वैक्सीन फ्री नहीं है। वैक्सीन फ्री होना अगर होता तो हमारा ये ऐसा जवाब नहीं आता, स्टेटमेंट नहीं आता। पहले इन्होंने जब इलेक्शन होती है कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, तो कहते हैं हम वैक्सीन फ्री करेंगे। तो फ्री किस लिए कर रहे थे? पेट्रोल का दाम बढ़ाने के लिए। ये बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, और कोई बात नहीं है। पते की बात यही है, और इस बात को आप समझ लीजिए, इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आपके हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार जो पैसा इकट्ठा करती है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, तो इस वजह से कोशिश करती है कि आपको कुछ सुविधाएं, और आपको पता है किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी स्कूल हैं, वो सुविधाएं आपको दी जा सकें। अब बड़ा सवाल यही है, या तो मंत्री जी जवाब दें या प्रधानमंत्री जी जवाब दें। जो बड़े बड़े पोस्टर चस्पा दिए हैं कि वैक्सीन मुफ्त मिल रही है, और धन्यवाद कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वो भी जनता के पैसे से पोस्टर लगे हैं, तो उनकी भी कम से कम, अगर वो पोस्टर ना लगाते ये गलती वाले, तो कम से कम वही पैसा बच जाता। बहुत सारे सवाल हैं मंत्री जी और मोदी जी मंत्री जी से सवाल मुझे उम्मीद है जरूर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के रतलाम में, जहां जो कि नवदुर्गे चल रहे हैं, गरबा का कार्यक्रम एक आयोजित किया गया था, वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है। गरबा कार्यक्रम के आयोजकों ने बाकायदा बैनर लगाकर यह लिखा हुआ है कि यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश करना निषेध है, मना है। अब यह सवाल उठता है कि कौन ये तय करेगा कि पंडाल में प्रवेश कौन करे और कौन ना करे? क्या ये देश कानून से चलेगा? और अगर नहीं चलेगा तो क्या एक बार फिर देश को बांटने वाली ऐसी विचारधारा का समर्थन कोई भी कर सकता है?
गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडाल के बाहर कई पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है गैर हिंदुओं का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है और पोस्टर टांगा है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने। इसके पीछे इनकी दलील क्या है, पहले वो सुनवाते हैं। वो इन्हीं माध्यमों से जब हमारे गरबे वगैरह होते हैं तो हमारी बहन बेटियां इसमें आती है। तो कई जो गैर हिंदू हैं वो आते हैं, नाम बदल करके मित्रता करते हैं, फिर लव जिहाद की घटनाओं करते हैं। निकिता तोमर दीदी के साथ क्या हुआ ये हम सबको जानकारी है। भूख परिस्थिति इनके इसमें गुनाह है भाई। अन्य देवी देवताओं को ये नहीं पूछते हैं तो फिर ये नवरात्रि में क्या इनका भक्ति का भाव इतना बढ़ जाता है क्या? बीएचपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूसरे धर्म के लोग आते हैं, लड़कियों से दोस्ती करते हैं। तो समाज के इन ठेकेदारों से यह सवाल है कि क्या कोई दूसरे धर्म का शख्स किसी हिंदू लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता? अब कौन किससे दोस्ती करेगा, क्या ये वीएचपी के कार्यकर्ता तय करेंगे? इन जनाब का कहना है कि नाम बदलकर दूसरे धर्म के लोग पंडाल में आकर छेड़छाड़ करते हैं। तो ऐसे में इनसे यह सवाल है कि क्या सिर्फ गैर हिंदू ही छेड़छाड़ करते हैं? ऐसे में किसी भी पुरुष का प्रवेश भी वर्जित कर देना चाहिए, इनका भी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर रतलाम के हर पंडाल के बाहर लगा दिया। इनका दावा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए उन्होंने ये मुहिम चलाई है। लव जिहाद की जो घटनाएं हो रही है वो इन्हीं माध्यमों से जब हमारे गरबे वगैरह होते हैं तो हमारी बहन बेटियां इसमें आती है। तो कई जो गैर हिंदू हैं वो आते हैं, नाम बदल करके मित्रता करते हैं, फिर लव जिहाद की घटनाओं करते हैं। कभी कोई नाम बदल के आता है, कभी किस रूप में आता है और हिंदू बहन बेटों को पहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाता है और उन्हें धोखे में रखा जाता है। उनको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के द्वारा एक मुहिम छिड़ी गई है। अब सवाल इन जनाब से ये है कि क्या आप मध्य प्रदेश की पुलिस में हैं? क्या आपको प्रशासन ने यह जिम्मेदारी दी है? अगर नहीं तो आप कृपया करके अपने घर पर रहें, अपने काम से काम रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ पहले से ही कानून मौजूद है। पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को रोकने के लिए सतत प्रयास कर रही है। रतलाम में ऐसे विवादित पोस्टरों का मामला पुलिस के पास भी पहुंचा। पुलिस से सवाल किया गया तो पुलिस भी कह रही है कि पंडाल संचालकों को किसी के भी प्रवेश से कोई दिक्कत नहीं है। कोई पोस्टर लगाए हैं, इसमें जो पंडाल संचालक हैं उनसे बातचीत करते उनको किसी प्रकार की आपत्ति होना नहीं पाया गया है। और जो आप ये पत्र की बात कर रहे हैं, इस संबंध में भी आपके माध्यम से ही पत्र के संबंध में पता चला हम लोगों को। इसमें पता लगाया जा रहा है कि ये कौन पत्र लिखा है। अब जब पंडाल संचालक को दिक्कत नहीं है, वहां आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं है, तो फिर समाज को ऐसे समाज के ठेकेदारों की जरूरत ही क्या है? और हाँ, बिना फीस के इन वकीलों को यह भी जान लेना चाहिए कि देश के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए समाज को ऐसे लोगों की, ऐसे ठेकेदारों की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कम से कम जब मैं छोटा था, स्कूल कॉलेज में था और हम जिस तरह के उसमें जाते थे तो कभी भी कोई इस तरह का हमने देखा ही नहीं कि वहां पर रोक टोक हो या किसी को अब बहला फुसला के ले जाते हैं। इन भाई साहब से बताइए कि क्या ये किसी धर्म की लड़की को इतना आपसे कमजोर मानते हैं क्या कि वो उसको बहला फुसला के कोई भी ले जाएगा? इस तरीके की जो विचारधारा है, इससे सिर्फ बंटवारा ही होता है, इससे कुछ हासिल होना मुश्किल है। लव जिहाद, अलग अलग नाम देकर देश को सिर्फ बांटने की जो मुहिम है, इसके खिलाफ सबको आवाज जरूर उठानी चाहिए। चलिए, देश में चल रहे कोयला संकट के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि बारिश की वजह से कोयले की कमी हो रही है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोयले के जो दाम हैं उसके बढ़ने से भी देश में कोयले की किल्लत हो रही है। आपको याद होगा कि कल किस तरीके की लड़ाई चल रही थी केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के बीच में, दिल्ली सरकार प्रमुखता से, और कोयले को जो लेकर बार बार ये बात उठ रही थी कि बिजली का बड़ा संकट होने वाला है। उस पर आज मंत्री जी ने क्या बोला, आप सुन लीजिए। कोल शॉर्टेज की सिचुएशन हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? एज ए कोल मिनिस्टर अभी स्थिति क्या है? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोल तो बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा बारिश के कारण इंटरनेशनल प्राइस जो बहुत ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त ज़्यादा हो गया और पावर डिमांड अचानक बढ़ गए। 30% ऑफ द प्रोडक्शन इंपोर्टेड बाय कोल पावर प्लांट का हम अभी आपूर्ति कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फिल द गैप। तो वो एक कारण है। हमारा 24% ज्यादा हुआ है। 24% ऑफ द टोटल जनरेशन हैज बीन इंक्रीज
And also I would like to tell, and in spite of that, our coal production has continuously, we are increasing it. And because of rain, supply was hampered for a few days, and that's why it is depleted. Stock has come down, but I am assuring you, through you to the country, that our coal supply, whatever demand is there, now at present the demand from the power sector, according to Power Ministry, is around 1.9 they want. We are supplying that. And from 21st, they want, after 20th, we have committed them 2 million per day, million ton per day. That also will supply. That will start adding to the stock. अच्छा, कई स्टेट्स जो हैं, करीब 11 से ज़्यादा स्टेट्स हैं जो इस बात का लगातार कह रहे हैं कि उनके यहाँ पावर शॉर्टेज है, उनके पावर प्लांट्स के पास कोल नहीं है, लगातार वो सरकार से इंटरवीन करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या सच में स्थिति ऐसी है या फिर राज्य जो है एक माहौल बना रहे हैं कि उनके पास इस तरह की शॉर्टेज है? बीच में जैसे आपने कहा 4 दिन का 3 दिन का हुआ है, आज भी है, लेकिन कोई भी प्लान हम पहले भी कह चुके थे कि आप कृपया स्टॉक करो, क्योंकि रेनी सीजन में हम सप्लाई, हमारे पास 100 मिलियन टन का स्टॉक था और हमको कंटिन्यूअसली वी आर ट्राइंग टू रिक्वेस्ट द स्टेट्स टू बिल्ड द स्टॉक, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट हैपनिंग एंड सम स्टेट्स दे रिक्वेस्टेड अस not to supply the coal. That is in June. See, if I say the name of the state, then it will become politics. I don't want to do at this point of time. But there are states who requested us not to send the coal, not to supply. And it is in spite of that we are giving credit, and those states have to give thousands of crores to us. In spite of that, we are ready to supply because we have produced and kept it. And in September, I think in February, March, the stocked coal, because it was too huge, 100 million ton was too huge, it got fire. Because as it is, if you keep the coal like that, fire will catch it. So that also happened. But in spite of that, now I'm not interested in blame game. But I am committed to supply 2 million ton. तो स्थिति कब तक सुधर जाएगी, हम क्या उम्मीद करें? एक सप्ताह में सुधर जाएगा, क्योंकि आज भी हम 1.94 मिलियन टन हम सप्लाई किया है। आज भी वो कंटिन्यू होगा, कल भी कंटिन्यू होगा और 21st 22nd से 2 बिलियन टन होगा, तब से स्थिति 100। चलिए, तो ये थे जो कोयला मंत्री हैं बताते हुए क्या 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 कारण हैं, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं और अब कैसे कोशिश करी जा रही है कि सप्लाई को नियमित करा जा सके। अब एक बड़ी खबर है और आपसे जुड़ी खबर है, आपके बच्चों से जुड़ी खबर है, इसलिए ज़रूरी है आपको वो खबर बताना। भारत में 100 करोड़ के करीब वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसके बीच में बच्चों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है। अब 2 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन जल्द ही लग सकती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर DCGI ने बच्चों के लिए वैक्सीन में के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जल्द ही देश में अब बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। मंजूरी के बाद अब बच्चों की वैक्सीनेशन का रास्ता खुल गया है। ऐसे में जो पूरे शंका थी, संशय थे, स्कूल खुलने पूरी तरीके से, कॉलेज खुल जाएं पूरी तरीके से, कैसे होगा, उनके लिए अब एक बहुत बड़ी, माता पिता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। बच्चों को अगर वैक्सीन हो जाएगी, लग जाएगी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इत्मीनान की बात होगी। बच्चे बिना किसी परेशानी के अब स्कूल भी जा सकेंगे और वहां पर संक्रमण का जो खतरा है वो भी अब काफी कम हो जाएगा। ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो सकती है और इसकी गाइडलाइंस भी सरकार जल्दी ही जारी कर सकती है। अब इधर जो ये वैक्सीन का पूरा जो कार्यक्रम है, इसके अप्रूवल का जो पूरा कार्यक्रम है, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन हैं जो अभी बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, कौन सी लग सकती है। जो कोवैक्सीन है उसका भी एक वर्जन आना है, इसको अप्रूवल मिला हुआ है। मॉडर्ना का अप्रूवल अभी बाकी है, फाइजर का अप्रूवल अभी बाकी है, जायरस कैडिला की वैक्सीन का भी अप्रूवल अभी बाकी है। पर जल्द उम्मीद है कि बच्चों के लिए ये वैक्सीन जल्द ही सरकार शुरू करा देगी। अब बच्चों से जो टलने का जो खतरा है, 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी तो उससे बहुत बड़ी राहत की
लोगों को मिलेगी, जनता को भी मिलेगी, माँ बाप को भी मिलेगी। अब जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने इसके लिए पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। जल्दी ही इसके लिए इमरजेंसी अप्रूवल जो है DCGI का वो भी मिल सकता है। भारत में बच्चों को जल्द वैक्सीन लग सकती है। 28 दिनों के अंदर अंदर पर दोनों डोजेस संभावित हैं। मई में DCGI ने ट्रायल की मंजूरी भी दे दी थी। चलिए, ये अच्छी खबर थी। इस खबर को जैसे ही वैक्सीन सरकार शुरू करती है, पूरी तरीके से अप्रूवल आ जाते हैं, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है, तो अपने बच्चों को तेज गति से वैक्सीन लगवाइएगा। आप भी चिंता मुक्त होकर, बच्चे भी इतने दिनों से घरों में बंद हैं, आगे बढ़ के अपने जीवन को सामान्य तौर से जी पाएंगे। अब लखीमपुर खीरी हिंसा जो हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। उसमें जो मारे गए किसान थे उनके लिए आज अंतिम अरदास रखी गई थी। इसके लिए कई राज्यों से श्रद्धांजलि देने के लिए किसान वहां पहुंचे थे, कई नेता वहां पहुंचे थे। इसी मौके पर प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची। हालांकि प्रियंका गांधी जब वहां पर पहुंच रही थी, उनके काफिले को कुछ लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। पर सबसे पहले आज लखीमपुर में क्या हुआ, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद से अब सियासत करने वालों को एक नया रास्ता मिल गया है। हिंसा में मारे गए किसानों के लिए किसान संगठनों ने आज अंतिम अरदास किया, श्रद्धांजलि दी। कई राज्य के किसान इसके लिए लखीमपुर में इकट्ठा हुए थे। मौका देखकर प्रियंका गांधी भी पहुंच गए। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस ने अपनी सियासत को नई धार दी है। हालांकि प्रियंका जब अरदास में शामिल होने जा रही थी तो पहले रास्ते में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। फिर किसानों के मंच पर प्रियंका को जगह तक नहीं मिली। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज जो लखीमपुर खीरी हिंसा में किसान शहीद हुए थे उनकी अरदास सभा में पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी मंच से ठीक बगल में जो अस्थायी तौर पर गुरुद्वारा बनाया गया है वहां पर और साथ ही साथ श्रद्धांजलि देने की जगह बनाई गई है। यहाँ पर अपने जो और कांग्रेसी नेता हैं, अजय कुमार लल्लू हैं प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, उनके साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। तमाम उनके जो साथ दूसरे नेता हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी और भी जो दूसरे दल के दूसरे संगठनों के जो नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। चाहे राकेश टिकैत की बात करें, चाहे दूसरे नेताओं की बात करें, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। योगेंद्र यादव समेत दूसरे संगठन और दल के नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मंच लगाया गया है, उस पर शहीदों की फोटो लगाई गई है और उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा वापस जा रही हैं। किसानों ने पहले से ही तय किया था कि अपने मंच को सियासी नहीं होने देंगे। आखिर में हुआ भी वही। प्रियंका पहुंची जरूर, लेकिन किसानों के मंच पर बैठ नहीं सकी। हालांकि पूरी कांग्रेस पार्टी लखीमपुर के मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ट्वीट करके भी प्रियंका बीजेपी से सवाल पूछ रही हैं। उन्होंने लिखा, मंत्री का बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। क्या अब भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने का है अधिकार? निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी है। मोदी जी, अपने मंत्री को संरक्षण देना बंद करिए। एक तरफ मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई, दूसरी तरफ अभी आशीष मिश्रा पुलिस रिमांड पर है। प्रियंका सवाल पूछ रही हैं और इन सारी बातों के बीच पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके कई सवाल हैं, जिसमें कुछ सियासी हैं और कुछ सवाल बहुत जायज। लखीमपुर खीरी से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपने देखा कि आज वहां पर क्या क्या हुआ, किस तरीके से आज श्रद्धांजलि दी गई। इस वक्त मेरे साथ किसानों के जो पूरा आंदोलन है पिछले करीब साल भर होने आया है, उस आंदोलन में प्रमुख चेहरे, नेतृत्व देने वाले योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे बात करने का। आज आप भी लखीमपुर गए थे, अंतिम अरदास थी। क्या ये माना जाए कि अभी तक की जो कार्यवाही सरकार ने करी है, जो मंत्री जी के बेटे हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, किसान उससे संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें तो कोई खास कहने की बात ही नहीं है। हमने पहले दिन 3 तारीख को जैसे ही ये घटना हुई, उसके कुछ ही घंटे के अंदर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखी होगी। और किसान आंदोलन की तरफ से ठीक उसी वक्त हमने कहा था, ये मामला केवल उनके बेटे का नहीं, ये स्वयं मंत्री का मामला है। उस वक्त हमने कहा था उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। जब पूरे एविडेंस हमारे सामने आए तो हमने कहा उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जब तक ये नहीं था तब तक जाहिर है किसान आंदोलन की जो बिल्कुल न्यूनतम मांग है वो पूरी नहीं होती, और जाहिर है तब तक हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत राज नहीं है। ये अपनी सामान्य किसी एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहे, हम देश की गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं।
जिस व्यक्ति की खुद की जिम्मेवारी बनती है इस देश की कानून व्यवस्था की, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस सीधे सीधे उनके जाल में आए, लेकिन जब पूरे देश की न्याय व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति का बेटा उसमें संलिप्त हो और बेटे के बाप से तार सीधे जुड़े हुए हों, ये ऐसा बेटा नहीं है 10 साल पहले बाप से अलग हो गया था, बाप को पता नहीं क्या हो रहा है इत्यादि, ये सारा मामला सीधे सीधे उनके पिताजी से जुड़ा हुआ जी। इसलिए जाहिर है सिर्फ बेटे को गिरफ्तार करने से कुछ काम हो ही नहीं सकता, जबकि मूल समस्या अजय मिश्रा की। योगेंद्र जी, पर उनको वो लोग जो वो कह रहे हैं कि अगर बेटे ने कुछ करा भी है, उनके खिलाफ कड़े मुकदमे लगे हैं, आईपीसी की सेक्शन जो है कड़े सेक्शन लगाए गए, हत्या का उन पे लगाया गया है, अगर बेटे ने कुछ करा है तो उसका खामियाजा बाप की भुगते, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? वैसे बहुत अच्छा तर्क रहता अंकित। देखिए, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों की जिम्मेवारी ले लूं तो मैं नहीं दे सकता। अगर बाप बेटे में कोई डायरेक्ट ताल्लुक न होता तो ये तर्क बहुत सुंदर तर्क होता। इस मायने में तर्क बिल्कुल कुतर्क है इस केस के अंदर, क्योंकि सारा मामला ही शुरू मंत्री जी से होता है। 25 सितंबर को किसानों को धमकी देने का काम कौन करता है? मंत्री जी, बेटा नहीं करता। 25 सितंबर को एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उसके खिलाफ हिंसा का प्रसार कौन करता है? खुद मंत्री जी, उनका बेटा नहीं। और इस हत्याकांड से पहले किसानों को यूं अंगूठा देखा कि कौन जाता है? खुद मंत्री जी। और जब बेटे की हरकत के बाद उसे बचाने का काम कौन करता है? मंत्री जी खुद बयान देते हैं, अगर मेरे बेटे का कोई दोष निकला तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो भाई, ये ऐसा नहीं कि बाप बेटे में कोई संबंध नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर संबंध ना होता इसको करते में उनका, तो फिर बाप की बेटे की सजा बाप को क्यों मिले? लेकिन यहाँ तो असली दोष ही बाप का है और पूरा देश इस बात को जानता है। और यहाँ मैं इस वक्त लखीमपुर खीरी में बैठा हूँ और यहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ, आज सुबह से जैसे मिला हूँ, और जिस किस्म का आतंक है यहाँ बाप बेटे, अगर आप भी देखेंगे तो आप जानेंगे। तो जाहिर है जब तक गृह राज्य मंत्री टेनी जी को बर्खास्त नहीं किया जाता, बिल्कुल सारी नहीं होती, तब तक एक स्पष्ट और ईमानदार जांच संभव ही नहीं। पर योगेंद्र जी, मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत में आप ही के जो बाकी किसान नेता हैं, राकेश टिकैत, उन्होंने कहा था कि अगर 8 दिन के भीतर भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन और बड़ा तरीके से उठाया जाएगा। इसको ये ना माना जाए कि यहां पर शांत हो गया है या सेटलमेंट हो गया है। तो आगे अब क्या रणनीति रहेगी? प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस पर एक शब्द नहीं कहा है, लगता नहीं है कि कोई इस्तीफा होने वाला है। वही दुख की बात है, एक शब्द नहीं कहा है। गृह मंत्री ने तो बुला के उनके पीठ पे थपकी और दे दी है कि हाँ बिल्कुल करो और काम करो। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो जेल सुधार की कॉन्फ्रेंस के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए हमने आज तय किया है। नंबर 1, आज यहाँ से अस्थि कलश यात्राएं रवाना हुई। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए अलग अलग यात्राएं और देश के 30 राज्यों के लिए अलग अलग यात्राएं रवाना हुई, जो पूरे जिलों में जाके, देश भर में जाके इस सच्चाई का बखान करेंगे कि किसानों के साथ जलियांवाला कांड हुआ। नंबर 2, 15 अगस्त को देश के अधिकांश इलाकों में जहां सांप्रदायिक तनाव है, हमने कह दिया, लेकिन अधिकांश इलाकों में झूठ के प्रतीक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और स्थानीय किसान विरोधी नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे। नंबर 3, 18 तारीख को 6 घंटे के लिए रेल रोको और 26 तारीख को लखनऊ में महापंचायत। किसान अपने इस अपमान को भूलेंगे नहीं। हम कदम कर कदम इस आंदोलन को बढ़ाते जाएंगे। देखना है सरकार को कब शर्म आती है। पर योगेंद्र जी, जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि बार बार ये सवाल उठता रहा है कि किसानों का जो पूरा आंदोलन है अब तो राजनीतिक हो गया है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य लगता है, भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हराना। आज प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी, तो बीजेपी कह रही है कि देखिए इससे ज्यादा और आपको क्या प्रूफ मिलेगा कि पूरा राजनीतिक आंदोलन है, कांग्रेस की बैकिंग पे चल रहा है। मैं हैरान हूं, आपने ही तो रिपोर्ट की थी भैया कि नेता आए, किसी नेता को हमने मंच पे चढ़ने नहीं दिया और उन्होंने मांग भी नहीं की थी। आपकी रिपोर्ट में थोड़ा गलत था कि उनको नहीं चढ़ने दिया। समाजवादी पार्टी के भी थे, अकाली दल के नेता भी थे, कांग्रेस के भी थे जी। हमने सबको कहा संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी नेता को मंच पे नहीं करने देगा, हम उनका सम्मान करेंगे, नाम लेके उनका धन्यवाद कर देंगे। और इस आंदोलन को तो भाई पहले दिन से कह रहे थे फला पार्टी द्वारा प्रायोजित है, फला पार्टी द्वारा प्रायोजित है। सच ये है कि लोकतंत्र में जब भी कोई जन आंदोलन होता है, विपक्ष उसके साथ खड़ा होता है।
क्या भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना आंदोलन का बाहर समर्थन नहीं किया था? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बहुत बड़ी चीज है? और जब मुंबई में, हम भूल जाते, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था उस वक्त तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे? तो लोकतंत्र में हर रोज होता है, इसमें क्या हैरानी की बात? बिल्कुल योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कम से कम उन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कांग्रेस पार्टी का सच में इतना मादा होता कि वो 10 महीने तक कोई आंदोलन चला पाते तो शायद वो कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में नहीं बैठी होती। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे बात करने का। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक और खबर पर आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में अब बस कुछ ही महीने में होने वाले हैं, तो वहां पर राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की जो सियासी तपिश है वो अब बढ़ रही है। बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराने की बात कर रही है, वहीं विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए पूरे हाथ पैर मार रहे हैं। 2022 की चुनावी शहमात के बीच आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकाली। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रचार का औपचारिक आगाज, बिगुल जो है वो आज अखिलेश यादव ने बजा दिया है। अखिलेश यादव की विजय यात्रा जाजमऊ से शुरू होकर 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में समाप्त होगी। 2 दिन में यात्रा करीब 190 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी और इस यात्रा में कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और साथ ही साथ हमीरपुर के इलाके पूरी तरीके से कवर करे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस रथ से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और जो पहला रथ यात्रा होगा वो कानपुर से शुरू होगा और 12 तारीख को शुरू होगा। ये जो हाईटेक रथ आप देख रहे हैं कोई ऐसी वैसी रथ नहीं है, ये हर चुनाव में बनाई जाती है और इस बार इसका नाम रखा गया है समाजवादी विजय रथ। हम कोशिश ये करेंगे कि हम अंदर की चीज़ों को दिखा सकें एंड ये फिलहाल रथ को यहाँ पे तैयार किया गया है और ये इसी में बैठ के अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पूरे प्रदेश का कहीं ना कहीं दौरा करेंगे और ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी को क्यों चुने। ये देखिए लाल रंग से पार्टी का कलर है और लाल रंग से इस बस को पूरी तरह से बनाया गया है और जो आप देख रहे हैं इस वक्त मुलायम सिंह यादव जो कि पार्टी पेट्रियार्क हैं उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। ऑब्वियसली पार्टी पेट्रियार्क हैं और सबसे एक्सेप्टेबल जननेता हैं समाजवादी पार्टी के अक्रॉस उत्तर प्रदेश और अक्रॉस इंडिया, इसीलिए उनकी तस्वीर लगाई गई है। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है वो इन तस्वीरों में है। ये जो आप तस्वीरें 3 देख रहे हैं यहाँ पे, एक नरेश उत्तम है, एक प्रोफेसर राम गोपाल है और एक आजम खान है। आजम खान की तस्वीर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है दर्शकों क्योंकि आजम खान पे तमाम केस हैं और आजम खान अभी भी सजा काट रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी एक ऐसे नेता जो कि तमाम केसों में, गबन का केस है, चीटिंग का केस है, फॉर्जरी का केस है, क्या समाजवादी पार्टी इस चुनाव में भी उनके शक्ल को लेकर जाना चाहेगी? तो ये था अखिलेश यादव का इस बार का 2022 में बाइसिकल के नारे से जो वो निकले हैं। अब आगे आगे देखना होगा जनता कितना इस बार साइकिल को चलने के लिए राह देती है, मौका देती है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा है कि छठ पूजा मनाने के लिए गाइडलाइंस जारी करने की उन्होंने मांग की है। छठ पूजा जो के लिए उन्होंने पूरी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो क्योंकि कोरोना काल में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन के लिए अभी तक मनाही है, तो उन्होंने कहा है कि इसकी कुछ गाइडलाइंस बता दीजिए, जारी कर दीजिए। छठ पूजा आने वाली है, उसके लिए तैयारी करनी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक तो ज़रूरी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, दूसरा दिल्ली के अंदर पूर्वांचल वोट जो है वो काफ़ी बड़ा तबका है और दिल्ली में भी भैया MCD के चुनाव आने ही वाले हैं। चलिए आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई बड़ी खबरों को बड़े तरीके से यहीं उठाते हुए।